नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ सुनो ऑन डीडी राजस्थान और कार्यक्रम के ब्रांड न्यू एपिसोड में मैं अनामिका अनंत आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। कहते हैं कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो आज शो में मुलाकात एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपनी मंजिलों को पाने के लिए संकल्प, हौसले और जज्बे की खूबसूरत इबारत लिखी है। तमाम युवाओं के बीच, ख़ास तौर पर युवा लड़कियों के बीच वो इंस्पिरेशन की बेहतरीन मिसाल बनकर उभरी हैं। हाल ही में ताज़ा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा जारी किए गए रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करके इनका सिलेक्शन गृह मंत्रालय, जी हाँ, भारत सरकार के गृह मंत्रालय में असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए हुआ है और वर्तमान में आप कृषि आयुक्तालय यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जयपुर में असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ के पद पर कार्यरत हैं। तो आइए मिलकर के स्वागत करते हैं सुश्री चंचल राजावत जी का। चंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में और सबसे पहले तो इस बेहतरीन अचीवमेंट पर हमारी बधाइयाँ स्वीकार करें। थैंक यू सो मच। तो चंचल, किसी भी मंजिल को पाने का जो रास्ता है वो वैसे तो बचपन से ही शुरू हो जाता है जी। तो एक बार आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिक करेंगे, थोड़ा बचपन के दौर में ले जाना चाहेंगे। आप किस तरह की बालिका थीं? क्या नाम के अनुरूप ही चंचल थीं? बचपन कैसा था स्कूल कॉलेज के दिन? जी, जैसा कि मेरा नाम है, बचपन से ही मैं बहुत शरारती थी। अच्छा। तो नाम बाद में रखा गया, पहले अच्छा। बिहेवियर जो मेरा था ये हाँ। बहुत शरारती थी। तो मेरे फादर को लगा कि इसका नाम ही चंचल रखना सुटेबल होगा, तो उन्होंने सबसे पहले बिहेवियर देखते हुए ही मेरा नाम चंचल रख दिया। और ओवरऑल मैं हमेशा ही चंचल रही, स्कूल में भी हमेशा मेरी एक्टिविटीज़ चंचलता की तरफ ही रही। अच्छा, तो चंचल, किसी भी कामयाबी की दास्तान जो है वो ऐसा जनरली कहा जाता है कि बचपन से ही लिखनी शुरू हो जाती है। तो हम एक बार आपके बचपन के दौर को जानना चाहेंगे कि आप किस तरह की बालिका थीं? क्या नाम के अनुरूप ही चंचल थीं? स्कूल के दिन बेसिकली कैसे थे? तो मैं बचपन से ही बहुत शरारती थी, इसीलिए ही मेरा घर वालों ने नाम चंचल रखा। और उसके बाद भी मैं हमेशा स्कूल में भी, मुझे सभी टीचर्स ने, सभी ने यही कहा कि तुम्हारा नाम बहुत ही परफेक्ट रखा है। अच्छा। तो मैं सभी को यही बताती थी कि ये मेरे पापा ने रखा है और वो हमेशा से ही देखते थे मुझे कि मैं बहुत चंचल हूँ, तो उन्होंने मेरा नाम चंचल रखा। और जहाँ तक स्टडी की बात है तो मैं हमेशा से ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छी रही। अच्छा। मैं बहुत ही ज़िद्दी स्वभाव मेरा था बचपन से ही, तो वो डिटर्मिनेशन की फॉर्म में आप बाद में मान सकते हैं कि पहले से ही मैं बहुत ज़िद्दी थी कि जो चीज़ मैंने सोची है वो मुझे करनी ही है। तो शरारतें चाहे मुझे सारी करनी हो, पर फिर भी मैं स्टडी में हमेशा जो अपने टारगेट थे उनको कंप्लीट करती थी। तो मैं हमेशा से अच्छी रही पढ़ाई में। 11th-12th क्लास में भी मैं टॉपर थी स्कूल में, तो मुझे स्कूल कैप्टन भी बनाया गया। तो ओवरऑल मैं अच्छी रही। तो ये एक टेरिफिक कॉम्बिनेशन है कि एक चंचल बच्चा जो है वो पढ़ाई में भी हमेशा ही टॉपर रहा। तो क्योंकि आप नाम के अनुरूप चंचल थीं, मतलब शरारती तो आप थीं ही, शरारतें करती थीं। जी। तो कुछ खास शरारतें याद आ रही हैं जो आप बचपन में किया करती थीं? एक बहुत ही कॉमन था जो सभी लोग बार बार उसको रिपीट करवाते थे मुझसे, कि जब मैं बहुत ही छोटी थी मुझे वॉक करने में बहुत ही आलस आता था। अच्छा। तो मैं मेरे पापा से कहती थी कि पापा मुझे गोदी ले लो। अच्छा। तो पापा कहते थे कि क्यों ले लूं? तो पापा मैं गिर भी सकती हूँ। तो पापा कहते अच्छा कैसे गिर सकती है? तो मैं उनको गिर के बताती थी कि मैं ऐसे गिर सकती हूँ। तो बाद में वो ट्रेंड सा हो गया कि सभी लोग मुझसे यही पूछते थे कि चंचल कैसे गिर सकती है, फिर मैं गिर के बताऊंगी कि मैं ऐसे गिर सकती हूँ। तो ये भी एक शरारतों में से ही था मेरा कि मुझे वॉक नहीं करनी थी। तो कभी पेरेंट्स पढ़ाई के लिए फोर्स करते थे? जैसे आमतौर पर होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, पढ़ाई लिखाई करना है, बाकी चीज़ें बाद में करनी है, ऐसा कभी होता था? ये मेरे फादर के साथ है ही कि वो हमेशा यही कहते थे कि तुम्हें सारे काम करने, सब चीज़ों में आगे रहो, गेम्स भी खेलो, बाहर भी खेलो और एक्टिविटीज़ भी करो, स्कूल में पार्टिसिपेट करो, स्टडी भी करो, सारे कामों में आगे रहो। कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें ये काम नहीं करना, बस सारी चीज़ें लिमिट में। ऐसा नहीं कि आप खेलते जा रहे हैं तो खेलते जा रहे हैं। तो वो हमेशा ये कहते थे कि आप लिमिट में सारी चीज़ें करो, पढ़ाई भी अच्छी करो और पढ़ाई में भी आगे रहो, कभी किसी चीज़ में पीछे नहीं रहना। तो वो हमेशा से एक मोटिवेशन टाइप ही था कि हाँ अपने को सब कुछ ही अच्छा करना है, पापा कह रहे हैं तो सब अच्छा करना है। क्या बात है। तो परिवार में आपके पापा मम्मी के अलावा आपके सिबलिंग्स भी हैं, आप सबसे ज़्यादा किसके क्लोज हैं? मैं पापा के ही ज़्यादा क्लोज हूँ। ऐसा क्यों?
से? बचपन से ही, बस हमेशा से ही पापा से ही बहुत अटैचमेंट रहा। और पापा, हम तीनों भाई बहनों का ही ऐसा है कि हमने पापा की चीज़ें जो भी उनको बहुत दिल से मानकर ही उन चीज़ों के लिए सारे स्टेप लिए। जैसे हमारे जो भी गोल रहे वो यही कि पापा चाहते हैं कि ऐसा हो, तो फिर हम उसके लिए अपना 100% देंगे और हम करेंगे ही। तो जैसे मैंने भी मेरा गोल डिसाइड किया तो उसी बेसिस पर कि पापा को अच्छा लगेगा, बस पापा चाहते हैं तो ये करना है। अच्छा, आपकी एजुकेशन पार्ट पर आते हैं चंचल। मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स जैसे जो सब्जेक्ट हैं जो आज भी काफ़ी डिफ़िकल्ट कंसिडर किए जाते हैं, स्पेशली अगर लड़कियां ऐसे सब्जेक्ट्स का चुनाव करें तो जहन में कैसे आया ये ख्याल कि मुझे ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? मैथमेटिक्स तो स्टार्टिंग में मुझे भी, जब मैं छोटी थी तो ज़्यादा पसंद नहीं था। तो एक जैसे लोकल कोचिंग करते हैं बच्चे, वैसे मैंने मैथ्स के लिए ज्वाइन किया था। तो मेरे एक सर थे जिन्हें हम भैया ही कहते थे, शरद भैया। वो एक इनोवेटिव तरीके से हमको पढ़ाते थे। लाइक तुम ये 10 क्वेश्चंस करोगे, सही करोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, टॉफ़ी मिलेगी। तो मेरा उससे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ मैथ्स के अंदर कि मुझे ये करना ही है। और उसके रिजल्ट एकदम एक्यूरेट होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि ये चीज़ें अच्छी हैं। कोई एकदम सीक्वेंस से मुझे लर्न नहीं करना, मुझे मेरा माइंड यूज़ करते हुए टेक्निक लगानी है, तो वो चीज़ें मुझे पसंद है। तो स्टार्टिंग से फिर उसमें इंटरेस्ट आने लगा, वो भैया की वजह से ही था। और फिर बाद में फिर मैंने सोचा कि मुझे साइंस ही लेना है। पापा पहले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। लेकिन मुझे ब्लड से और इन सब चीज़ों से थोड़ा हेजिटेशन था, तो फिर मैंने एकदम मना कर दिया कि मुझे नहीं बनना। पर वो बहुत चाहते थे क्योंकि वो नर्सिंग में है, तो उनका ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। पर फिर वो मेरा भाई बन गया डॉक्टर, तो वो एक ही बात हो गई। तो मतलब पापा का ड्रीम आपके भाई ने पूरा किया डॉक्टर बन के। लेकिन आपने अपने लिए जो करियर गोल सेट किया, क्या बचपन से ही ये सेट था या नॉर्मली होता है किशोरावस्था में 11th 12th क्लास में आकर के हम डिसाइड करते हैं कि हमें लाइफ में आगे जा कर के ये करना है? हम बेसिकली आपका वो टर्निंग पॉइंट जानना चाह रहे हैं जब आपने डिसाइड किया कि मुझे ये पर्टिकुलर गोल जो है इसको अचीव करना है। अगर बचपन से देखें तो उसमें तो जैसे मेरे फादर हम लोगों को जो सोसाइटी के फंक्शंस होते हैं वहाँ पे लेके जाया करते थे। और वहाँ पे जैसे कोई ऑफिसर बने तो उनके पेरेंट्स को सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, तो वो हमेशा ये कहते थे देखो बेटा ये ऑफिसर बन गए, देखो इनको इनके पेरेंट्स को कितना सम्मानित कर रहे हैं। तो वो एक ड्रीम सा बन गया कि हाँ ये बहुत अच्छा है। पापा कहते बेटा ये IAS बन गए। तो मैं इतनी छोटी थी कि मैंने वो IAS, एकदम मुझे याद हो गया कि मुझे IAS बनना है। IAS नहीं IS? IAS बनना अच्छा। है। बहुत टाइम बाद तक भी मुझे यही लगता था कि वो IAS है। अच्छा। तो मुझे किसी ने बताया कि बेटा वो IAS नहीं IAS होता है, तब जाके मुझे पता चला। फिर मैंने और रिसर्च की कि एक ऑफिसर ग्रेड रैंक है और मुझे भी वही अचीव करना है। और स्टैटिस्टिक्स की बात जहाँ तक है तो मैंने पहले SSC की कोचिंग की थी, मैंने उसके लिए ट्राई किया। पर उसके बाद मेरा जब MSc स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि किस तरह की स्ट्रीम है, किस तरह की वैकेंसीज इसमें होती हैं, क्या ऑप्शंस हैं। उसके बाद मुझे लगा कि ये मेरे लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन है। तो मैंने इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की प्रिपरेशन की। उसका एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किया, लेकिन इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 3 बार इंटरव्यू दिया मैंने, इवेंचुअली मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। यहाँ पर मुझे लगता है कि दर्शकों को और तमाम युवाओं को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि कभी भी आप असफलताओं से, नाकामयाबियों से आप घबराएं नहीं। और चंचल हमारे सामने मिसाल बन कर के बैठी हैं कि कैसे दृढ़ हौसला अगर हो, आपका संकल्प हो, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। तो संकल्प की बात हो रही है चंचल, और UPSC के एग्ज़ाम्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले RPSC, जिसके ज़रिए आप वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में पोस्टेड हैं ASO के पद पर, कुछ इसके बारे में बताएं, किस तरह से आपने प्रिपरेशन की और जब सिलेक्शन हुआ तो आपके पापा का क्या रिएक्शन था? मैं बेसिकली तो मैंने IAS के लिए ही प्रिपरेशन की थी। उसका एग्ज़ाम लगभग जून में होता है, तो उससे लगभग 1-1.5 महीने पहले ही ये एग्ज़ाम था। तो मेरा फोकस इसमें ऐसा नहीं था कि मुझे इसी के लिए ही प्रिपेयर करना है। वो एक साइड एग्ज़ाम की तरह था, लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसी है तो पापा को यही था ही कि तुम्हें अच्छे से ही देना है। तो मैंने स्पेसिफिक कोई तैयारी नहीं करी, बस IAS का ही सपोर्ट था और उसकी वजह से मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ। और बहुत अच्छे मार्क्स मेरे इसमें भी आए थे, इंटरव्यू में भी अच्छे थे। ओवरऑल मेरी 3rd रैंक आई इसमें भी। अच्छा, बीच में एक दौर ऐसा भी रहा जब आपने SSC का कोचिंग ज्वाइन किया लेकिन आप कोचिंग नहीं जाती थी? जी मैम, ये तो एक बहुत ही अलग स्टोरी है कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद सोचा बहुत कि क्या करना है, तो पापा को लगा कि SSC की कोचिंग बेटर ऑप्शन है। अच्छा। तो मैंने ज्वाइन कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा था, उसमें मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा रहता था, मैं बहुत अच्छी थी उसमें। टॉपर तो थी ही। हाँ बिल्कुल, मैं उसमें बहुत अच्छा कर रही थी लगभग 3 मंथ्स में। फिर उसके बाद मैंने MSc में एडमिशन ले लिया, तो वहाँ पे जाके मैं और लोगों से मिली, सीनियर से मिली जिनका सिलेक्शन हुआ था IAS में। तो मुझे लगा कि ऑप्शन बहुत अच्छा है, अपने को ये ट्राई करना चाहिए। तो मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे SSC कोचिंग नहीं करनी है, मुझे IAS बनना है।
तो पापा ने कहा कि बेटा ये तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो गया है एकदम, इतना कर पाओगे क्या, तो पहले एसएससी का कंटिन्यू कर लो, उसके बाद सोचेंगे अपन। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, फिर मैंने 4-5 दिन क्लासेस ली, फिर भी मुझे समझ नहीं आया, अगर नहीं ये अपने लिए नहीं है। फिर पापा से कहा, तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, मत करना, मत देना एग्ज़ाम, लेकिन कोचिंग तो ख़त्म कर लो, थोड़ा सा टाइम ही बचा है, 2 महीने बचे हैं, बस हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्लास में बैठ के भी मैं यही सोच रही थी कि मुझे ये नहीं पढ़ना है। तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड हुआ करती थी मोना, अभी भी मेरी फ्रेंड है वो बहुत सालों से, 11-12 से ही हम साथ हैं लगभग। तो मैंने उसको बताया कि मोना नहीं लग रहा है सही। तो उसने बोला कि मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तुझे लगेगा भी नहीं सही, तो तू जा। अच्छा। तो मैंने फिर वहाँ से छोड़ दिया उसको, फिर मैंने घर पे नहीं बताया। मैं यूनिवर्सिटी में ही, मेरी क्लास होती थी लगभग 11 बजे से और 7 से 10 एसएससी की कोचिंग होती थी। तो मैं सुबह ही 6:30 बजे लगभग घर से निकलती थी और मैं 7 बजे यूनिवर्सिटी जाके बैठ जाती थी। और क्योंकि मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टडी स्टार्ट की थी, मैं हिंदी मीडियम से थी, मुझे इंग्लिश में चीज़ें कवर करनी थी, स्टैटिस्टिक्स बहुत पढ़नी थी, तो जो बेसिक चीज़ें मुझे पढ़नी थी, मुझे लगा वो जो मेरा टाइम है बहुत प्रीशियस है, मैं बहुत लोगों से पीछे हूँ, मुझे उसे कवर करने के लिए उस टाइम को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत बेसिक एनसीईआरटी 6-7 क्लास की पढ़ी ताकि मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक हो, जो वोकैब है वो ठीक हो। तो वो मैंने 2 महीने लगभग वहाँ पे निकाले और मैंने घर पे भी नहीं बताया ऐसा कि मैंने ऐसा किया, उनको यही था कि शायद मैं एसएससी कोचिंग में ही हूँ। तो यहाँ पर मुझे लगता है एक और संदेश जो है हमारे युवा साथियों के लिए जाता है कि अगर आप हिंदी मीडियम से भी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे चलकर आपको अंग्रेज़ी माध्यम से भी पढ़ाई करनी है, तो चंचल जी आपको टिप्स बता रही हैं कि किस तरह से इन्होंने बिल्कुल बेसिक अंग्रेज़ी को सीखा। और ये एक मेजर गैप था चंचल जो आपने फिल किया, मतलब दोबारा 6ठी 7वीं की अंग्रेज़ी की किताबें उठा करके देखना, लेकिन इतने ह्यूज गैप को कवर करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी तो जज्बा चाहिए। जी, मुझे लगता है कि हम जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं उसके बाद बस हमें बेसिक ही थोड़ा बहुत जानना होता है, फिर तो हम अपने आप ट्रैक पे चले जाते हैं। जो एक स्टार्टिंग का फियर है बस वो हमें लगता है कि अरे मुझे ये नहीं आता, लेकिन आप एक बार अगर उस लाइन पे जाने लगेंगे तो ऑटोमेटिक सब कवर होने लगता है। हमने खुद को बना लिया है कि हम सब चीज़ें कवर कर लेंगे, बस भरोसा खुद पर होना चाहिए। वो मैंने हमेशा रखा कि मुझे खुद पर भरोसा है, मैं कर लूँगी। तो आरपीएससी का एग्ज़ाम आपने क्रैक किया और उसके बाद कृषि विभाग में आयुक्तालय में आप जो हैं वर्तमान जो आपका पद है सहायक सांख्यिकी अधिकारी का, उस पर आप कार्यरत हैं। जब ये खबर आपने घर में सुनाई तो कैसा माहौल था? बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मैंने इतनी प्रिपरेशन की नहीं थी और जब रिज़ल्ट आया तो बहुत बहुत ही खुशी का माहौल था सच में। लेकिन वो एक कोविड से 2 दिन पहले ही था तो थोड़ा सा वैसा हो गया कि हम ज़्यादा बता नहीं पाए लोगों को, लेकिन घर में बहुत ही खुशहाली वाला माहौल था। जी, और अब इसके बाद क्योंकि आप 4 साल से इस पद पर कार्यरत हैं, एएसओ के पद पर, और वर्तमान में जो आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है और नंबर 1 आपका रैंक आपको हासिल हुआ है, आई एम श्योर आपके पिताजी बहुत ज़्यादा गौरवान्वित हुए होंगे, पूरा परिवार ही हुआ होगा। तो इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आपने कैसे की जॉब में रहते हुए? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था क्योंकि ऑफिस का माहौल अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका मेंटल पीस नहीं रहेगा। मुझे लगता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन थैंकफुली मेरा जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। मेरे जो जॉइंट डायरेक्टर सर हैं मिस्टर मुकेश कुमार माथुर, वो बहुत ही सपोर्टिव हैं। एक फैमिली की तरह वो हम सबको ट्रीट करते हैं। हमारे जो भी स्टाफ है लगभग 15 लोगों का, मेरी फ्रेंड्स हैं उसमें, जो कलीग्स हैं मेरी, वो सब भी बहुत सपोर्टिव हैं। प्रियंका मैम, दीक्षा मैम, आयुषी, सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं। तो उन लोगों का सपोर्ट ही रहा है। किसी भी चीज़ में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये एक डिस्ट्रैक्शन है या फिर इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। ऑफिस में मैं ऑफिस के काम भी करती थी और उसके बाद घर पे आके मैंने पढ़ाई करी। घर का टाइम जो था वो मैं स्टडी के लिए ही देती थी और जो लीव होती हैं सैटरडे संडे होते हैं उसमें मैंने चीज़ें कवर की और काफ़ी टाइम से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो वो कंटिन्यूटी का ही असर है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। धीरे धीरे वो चीज़ें मैं कवर करती रही। डिसिप्लिन और मेहनत के साथ साथ कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है सक्सेस की रेसिपी के लिए। जिन दर्शकों ने अभी टीवी सेट ऑन किया, आपको बता देते हैं, आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ सुनो ऑन डीडी राजस्थान, और आज इस शो की गरिमा बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी सुश्री चंचल राजावत जी, जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ, इनका सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए हुआ है। और चंचल से हम बात कर रहे हैं उनकी कामयाबी के बारे में। लोग अक्सर कामयाबी को सबसे पहले देखते हैं चंचल, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, लगन, जो साल हमने गुजारे होते हैं, जो अथक प्रयास, इनफैक्ट जो कंसिस्टेंसी की बात हम कर रहे थे, वो नज़रअंदाज हो जाता है। लड़कियों के लिए
किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि बीइंग अ गर्ल आपने भी वो चैलेंजेस फेस किए होंगे, सोसाइटी के कभी कभार रिश्तेदार भी कुछ कुछ कह ही देते हैं। जी, ये बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है स्ट्रगल तो लगभग सभी कर रहे हैं जो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन लड़कियों के साथ ये फैक्टर है कि थोड़ी भी एज हुई तो सभी लोग कहने लगते हैं शादी कर दो, सबको यही है शादी कर दो। मेरी तो जॉब भी लग गई जी। तो सबको ये था शादी कर दो, लेकिन मेरा ड्रीम ऐसा था कि मुझे तो बनना ही है। तो सब लोग कहते हैं, पापा से बहुत कहते, तो मैं हर बार यही कहती पापा बस एक बार और, पापा बस एक बार और पापा ने बहुत सपोर्ट किया और सब लोगों ने उनसे कहा फिर, और वो भी औरों से कहते थे कि बस ठीक है थोड़ा सा और पढ़ ले, ठीक है बस थोड़ा और पढ़ ले, और उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं इतना टाइम तक प्रिपरेशन कर पाई। वरना सब लोग बहुत पहले से ही कहने लग गए कि अब तो जॉब भी लग गई, अब तो शादी कर ही दो, और शादी के बाद पढ़ लेगी क्या है, सबको ये है कि शादी के बाद पढ़ लेगी। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि शादी के बाद चीज़ें बहुत बहुत टिपिकल हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप 100% अपना टाइम दे पाएंगे, और कई लोग बहुत लकी होते हैं जिनकी फैमिलीज ऐसी मिल जाती है जो उनको सपोर्ट करते हैं, और हो सकता है शायद अच्छा होता भी है लोगों के साथ, पर मैंने नहीं सोचा ऐसा कि ये एक ऑप्शन है। मैंने हमेशा से इतना टाइम दिया, मेरे ड्रीम्स ऐसे हैं, तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ अभी सिर्फ, और सिर्फ इसीलिए कि लोग कह रहे हैं। लोगों के कहने से तो क्या है, मुझे बस हमारे 4 लोग क्या कह रहे हैं मुझे बस उससे फ़र्क पड़ता है। मेरे पापा मम्मी भाई बहन क्या सोच रहे हैं, मैं सारी चीज़ें उनके लिए कर रही हूँ, वो साथ रहने चाहिए, बाकी सब देख लेंगे। तो आपके टैलेंट के साथ आपके टॉपर होने की आदत, पढ़ाई के प्रति जुझारूपन, ये सब तो है ही, लेकिन फिर भी अगर मैं ओवरऑल सक्सेस मंत्रा की बात करूं, सबके रोल्स के बारे में बात करूं, तो सबसे अहम बात आपको क्या लगती है, सबसे इम्पॉर्टेंट? सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है मेंटल पीस ही है। मुझे लगता है कोई भी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लगभग डबल तो स्टूडेंट होते हैं जो सीट को डिज़र्व करते हैं, जितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। जो आपका मेंटल स्टेट है वही डिसाइड करता है कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो सबने वही की है, लगभग वही बुक्स है, वही पैटर्न है, बट स्टिल जिनका मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में। और वो मेंटल स्टेबिलिटी आती है आपके एनवायरनमेंट से, कि आपकी फैमिली कैसी है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आप जहाँ पे रहते हैं वो ऑफिस है वो कैसा है, सब लोगों का एक मिक्स इफेक्ट होता है। जैसा मैं बता रही हूँ कि मेरे ऑफिस का इफेक्ट बहुत अच्छा है, वहाँ पे आप हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता है, सब लोग बहुत ही सपोर्ट करते हैं कि हाँ आराम से पढ़ाई करो, कोई लोड नहीं है, आराम से, कोई काम नहीं हो रहा कोई बात नहीं, हम हेल्प करेंगे, कभी कोई टेंशन नहीं देते। सेम घर में भी ऐसा रहता है कि पापा कोशिश करते हैं कि कोई टेंशन नहीं आए, तो वो मेंटल पीस बनाने में बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरे ऑफिस में जैसे एक हमारी सीनियर मैम है खुशबू मैम, वो मुझे इतना सपोर्ट करती हैं, बिल्कुल छोटी बहन की तरह, कि उन्होंने मुझे बुलाया कि चंचल तुम्हें फॉर्म भरोगी, तुम ऐसे पढ़ाई करोगी, मतलब इतना डेडिकेटेड कि बस तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें करना है, इतना सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट। तो मैं बहुत थैंक्स देना चाहूँगी उन सभी को जिन्होंने इतना मेरा मेंटल पीस बनाने में इतना सहयोग किया, सभी को। तो आइडियली तो देखिए एज सच कोई रूटीन सेट नहीं होता किसी का भी, लेकिन फिर भी जो तमाम दर्शक युवा साथी हमें देख रहे हैं, आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, किस तरह से प्रिपरेशन करें सिविल सर्विसेज की? ये बात सही है कि एक फ़िक्स पैटर्न हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि कंटिन्यूटी में वो रहे ही, लेकिन एक थोड़ा बहुत 19-20 वाला जो सिस्टम रहता है वो हम कर सकते हैं। जैसे मेरा सुबह उठने का है कि मैं जल्दी नहीं उठ सकती, मैं रात में पढ़ने का मेरा ज़्यादा रहता है, तो मैं सुबह एक लगभग 6:30-7 बजे के अराउंड में उठी। उसके बाद मैं नॉर्मल काम करे, मैंने थोड़ा बहुत मेडिटेशन किया, फिर सारे काम करके मैं ऑफिस चली गई। फिर जब घर पे आने के बाद स्टडी का रहता है तो लगभग मैं 6:15 के अराउंड घर पर आ जाती हूँ। 7 बजे से लगभग अगर मैं पढ़ने लगी तो कुछ टाइम पढ़ाई करी, फिर थोड़ा डिनर का टाइम हो गया, फिर उसके बाद पढ़ाई करी, थोड़ा बहुत गैप देकर मैं कंटिन्यूटी में रहता ही है कि इतना तो पढ़ना ही है। और उसमें थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे हो सकता है कि ऑफिस में कभी ज़्यादा टाइम लग गया, कभी जल्दी हो गया स्टार्ट पढ़ाई करना, तो इतना चलता है। तो ये मैंने लगभग फॉलो किया जब ऑफिस के साथ। यानी हर किसी का फिक्स रूटीन नहीं हो सकता। इंसान को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसे डिज़ाइन करना पड़ता है। और टाइम मैनेजमेंट अगर आप प्राइवेट कंपनी में है तो हो सकता है वर्क फ्रॉम होम हो, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, वैसा कर सकते हैं। पर जैसा मेरा रहा 9:30 to 6 मेरा आवर्स रहते हैं ऑफिस के, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ऐसा फॉलो किया। तो इतने लंबे वर्किंग आवर्स के बाद घर जा कर के दोबारा पढ़ाई करना, ये भी अपने आप में कमाल की बात है। इसके लिए बहुत खुद को संभाल के रखना पड़ता है। मैं घर पे जाते ही बिल्कुल बेड पे नहीं बैठती, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं लेट गई तो फिर वो आलस में चेंज हो जाएगा, तो वो मैं नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल टेबल चेयर पे ही जाके बैठ जाती कि मम्मी चाय बना दो, और मैं चाय पीऊँगी, वहीं बैठकर चाय पीऊँगी और वहीं बैठकर पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगी। इतना मैंने स्ट्रिक्ट रख के खुद को पढ़ाई की है। क्या बात है। चंचल, एक सवाल और है, आजकल की जो जनरेशन है, जेन ज़ी की बात करें या अल्फ़ा जनरेशन जो उसके बाद आ रही है,
वो लोग हाइपर एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, तो पहला सवाल तो आपसे ही कि आप खुद कितना एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन का रोल भी प्ले करता है और आपको हेल्प भी करता है पढ़ाई में। मैं सब पे एक्टिव हूँ, लेकिन जहाँ तक डिस्ट्रैक्शन की बात है तो वो तो सेल्फ कंट्रोल है। वही बात ज़िद या डिटर्मिनेशन जो भी आप कहें, तो मेरी ज़िद है कि मैं आधा घंटे से ज़्यादा नहीं चलाऊँगी, तो मेरी ज़िद है, उसके बाद मैं नहीं चलाऊँगी। और जो भी चलाऊँगी तो उसके अंदर मेरे फिक्स कंटेंट है। जैसे मैं विकास दिव्यकीर्ति सर को फॉलो करती हूँ, जैसे मैं कुछ स्पिरिचुअल गुरु हैं उनको भी फॉलो करती हूँ, तो उनकी अच्छी बातें सुनकर बहुत ही पीस फील होता है। लगता है कि हाँ, हम कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं सारी चीज़ों को, गोल को अपने अचीव कर सकते हैं। तो मैं उसमें अपना टाइम देती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं उनसे दूर रहना प्रेफर करती हूँ कि नहीं ये डिस्ट्रैक्शन है, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा है। और मैं सभी पे एक्टिव हूँ। यानी खुद को एंटरटेनमेंट का वक्त देना भी ज़रूरी आप मानती हैं चंचल। तो फिल्में भी देखती होंगी, गाने भी सुनती होंगी? जी बिल्कुल। तो कौन कौन सी फिल्में हैं, किस तरह की फिल्में हैं जो आपको पसंद है? जनरली तो मैं इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता अभी तो, लेकिन अगर कोई रिकमेंड करता है तो मैं वैसी मूवीज़ देख लेती हूँ। जिसमें मुझे मोटिवेशनल मूवीज़ देखना काफ़ी पसंद है, जो कहीं ना कहीं हमसे लिंक करती हैं। जैसे अभी यूपीएससी एस्पिरेंट एक सीरीज़ आई थी, वो बहुत अच्छी थी। 12th फेल भी आई थी, वो भी मैंने देखी। उसके अलावा जो पर्सनली है, मुझे छिछोरे मूवी बहुत ही अच्छी लगी। उसका जो मैसेज था वो मुझे बहुत ही पसंद आया। उसके अंदर एक स्टूडेंट होता है जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा होता है, उसके मदर फादर दोनों आईआईटीएंस होते हैं। तो उस बच्चे को हमेशा से ये कहते हैं कि तुझे भी आईआईटी में एडमिशन लेना है। तो उसको अभी ड्रीम होता है कि हाँ बिल्कुल लेना है। तो उसके फादर उसको कहते हैं कि जब तू सेलेक्ट हो जाएगा तो हम इस तरह से पार्टी करेंगे, हम ऐसे इंजॉय करेंगे, उसको सब कुछ बताते हैं। तो वो बच्चा खुश तो होता है, पर फिर भी उसको एक बर्डन फील होता है कि पता नहीं मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा या नहीं। और जब रिजल्ट आता है वो सिलेक्ट नहीं होता, तो वो सुसाइड अटैम्प्ट करता है, वो छत से कूद जाता है। तो उसके बाद जब वो आईसीयू में एडमिट होता है, तो उसके फादर बाहर बैठे होते हैं अपने सारे दोस्तों के साथ। तो वो रोते हुए एक ही बात कहते हैं कि जब एग्ज़ाम था उससे पहले मैंने मेरे बेटे को ये बताया कि जब तू सेलेक्ट हो जाएगा तो हम ये पार्टी करेंगे, ऐसे एंजॉय करेंगे, ये करेंगे, पर मैंने उसे ये तो बताया ही नहीं कि अगर तू फेल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो मुझे लगता है ये मैसेज इतना अच्छा है कि ये बात सबको सोचनी चाहिए कि हम सक्सेस पे तो सब कुछ करेंगे, लेकिन फेलियर तो साथ में आता ही है। सभी लोग सक्सेस एक साथ नहीं होंगे, और बहुत ही लकी लोग होते हैं जो भी बहुत ही कम हैं जो 1 या 2 अटैम्प्ट में सक्सेस पा लेंगे। अधिकतर को फेलियर देखना ही होता है, मैंने कई बार फेलियर देखा है। तो फेलियर की प्रिपरेशन होनी ही चाहिए, हमेशा होना चाहिए। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो वो नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अलावा इसके आप गाने भी सुनती हैं? जी बिल्कुल। किस तरह के गाने सुनती हैं? कोई ख़ास गाना गुनगुनाना चाहेंगे? वैसे तो मैं इंग्लिश गाने काफ़ी प्रेफर करती हूँ, उसमें मोटिवेशनल मैं काफ़ी सुनती हूँ। ओके। बाकी हिंदी भी मैं सुनती हूँ, बॉलीवुड जो भी नॉर्मल गाने होते हैं, और उसमें भी मैं मोटिवेशनल काफ़ी सुनती हूँ। वो खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखने का एक बहुत अच्छा तरीका मुझे लगता है। आपका कोई भी फेवरेट गाना? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, हर कोशिश पे हो वार वार, करे दरियाओं को पार पार, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ब्यूटीफुल, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर इंसान ठान ले। और आपने बेहतरीन गाया, बहुत अच्छा आपने गाया। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा चंचल, ये बताओ, इन सारी चीज़ों के बीच, मतलब हेक्टिक वर्क शेड्यूल है आपका, फिर आपने अभी प्रिपरेशन करके ऑल इंडिया रैंक 1 भी हासिल कर लिया गृह मंत्रालय वाले एग्ज़ाम में, इन सब के बीच अपनी हॉबीज़ के लिए, इंटरेस्ट्स के लिए टाइम मिल पाता है? बहुत रेयर मिल पाता है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मिले। और बहुत नॉर्मल जो स्केचेस टाइप होते हैं वो मैं बनाना प्रेफर करती हूँ। पेंटिंग करना मुझे पसंद है, तो जब मेरे पास बहुत टाइम था, जब मैं टोटली प्रिपेयर करती थी, तब तो मैं पेंटिंग्स थोड़ी हैवी भी बना पाती थी। पर अब कम टाइम रहता तो मैं नॉर्मल स्केचेस बनाती हूँ, पर टाइम में निकाल लेती हूँ। किस तरह की होती हैं ये पेंटिंग्स? रैंडम, नेचर से जुड़ी हुई? एक बार तो मैंने राधा कृष्ण जी की एक पिक्चर बनाई थी। अरे वाह। उसके अलावा मैंने डॉल्स वगैरह, कार्टून्स इस टाइप के बना लेती हूँ, जो काफ़ी जल्दी बन जाते हैं, उसमें ज़्यादा बारीकी से काम नहीं करना होता है। तो फिर मैं टाइम बचाने के लिए शॉर्ट में बनाती हूँ कई बार। और ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स जो आप करती हैं, इससे ये भी इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन? यस, ऐसा कह सकते हैं। जो हमारे फोकस को इंक्रीज करता ही है, क्योंकि हमारे माइंड से सारे डिस्ट्रैक्शन एक बार में दूर हो जाएंगे। हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे कि क्या डिटेल्स है जो मैं मिस कर रही हूँ।
और हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन भी बढ़िया होता जाता है। तो चंचल, समय इससे आगे इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि चलते चलते जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी सिविल सर्विसेज को क्रैक करना चाहते हैं या बाकी किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स को वो कॉम्पीट करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें आप क्या कहेंगे? मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि गोल अपना एक फिक्स रखना है हमें, और उसके लिए कंटिन्यूटी में प्रयास करते रहने। बस जो कंसिस्टेंसी है वही की है। हमें इतने उसके लिए लगन से काम करना है कि एक दिन तो वो मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी बात, जो भी लोग कहें, कोई भी कुछ भी कहे, हमें सब इग्नोर कर देना है। विकास दिव्य कीर्ति सर एक बात कहते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो हमें छोड़ देना है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कोई कह रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरे 4 लोग मेरे साथ हैं, मैं सारी जंग जीत लूँगी। और बस हमें फोकस करना है और लगे रहना है, और ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है हमें। इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी निकल जाएंगे वहीं रास्ता बनेगा। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया। चंचल, आप शो में आई, शो की गरिमा आपने बढ़ाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी इस ग्रेट अचीवमेंट जो है, जो उपलब्धि आपने अभी ताज़ा हासिल की है, ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करके, और गृह मंत्रालय में आप असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पर अब जाएंगी, उस पद की भी आप गरिमा बढ़ाएंगी। शो में आने के लिए आपका शुक्रिया, और इस उपलब्धि पर भी आपको ढेर सारी मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज शो में हमारे साथ रहीं चंचल राजावत जी, जो वर्तमान में सहायक सांख्यिकी अधिकारी हैं कृषि आयुक्तालय जयपुर में, और हाल ही में इन्होंने यूपीएससी के ज़रिए आयोजित किए गए एग्ज़ाम्स में ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 हासिल किया है, और कुछ ही दिनों में ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में असिस्टेंट डायरेक्टर पद की शोभा बढ़ाने वाली हैं। चंचल का शुक्रिया अदा करते हैं, और जैसा इन्होंने कहा कि बाकी डिस्ट्रैक्शंस को, बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हुए बस अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखिए। कामयाबी बच के कहाँ जाएगी, ज़रूर मिलेगी। आज का शो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ अनामिका भी आपसे लेगी इजाज़त। नमस्कार, और देखते रहिए डीडी राजस्थान।